नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, कैसे आप सब लोग? सब ठीक? सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और धीरे धीरे अपने रूटीन लाइफ की तरफ, रूटीन ज़िंदगी की तरफ बढ़िए। विश्वास के साथ बढ़िए। हम सब आपके साथ हैं। दोस्तों, आज का जो विषय है वो बिल्कुल हटकर है। आज का विषय है नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, परिवारवाद, वंशवाद, भाई भतीजावाद। इस विषय को लेने का रीज़न ये है कि बहुत सारे जो मित्र हैं, बहुत सारे जो दोस्त हैं, उन्होंने कंटिन्यूस मुझे पर्सनल मैसेज में ये मैसेज दिया कि मुझे इस विषय पर बोलना चाहिए। काफ़ी विचार और मंथन के बाद इस विषय पर बोलने के लिए, पूरे रिसर्च के बाद मैं आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, वंशवाद, ये जो फिलॉसफी है, ये जो प्रिंसिपल है, इसको मैं सीरियस से खारिज करना चाहती हूँ। मैं इस परंपरा को डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद इसमें यकीन नहीं करती। मैंने खुद इसमें कभी भी मैं सहभागी नहीं हुई हूँ। ना इसके कोई फ़ायदे हमने कभी देखे, ना हमारे आसपास इमीडिएटली हमने ये होते हुए देखा है। इसके रीज़न भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। और आज का जो विषय है उसको लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए थी कि आप सबको मालूम है कि हमारे फिल्मों के बहुत ही उभरते और टैलेंटेड सितारे सुशांत सिंह राजपूत, जिनको बिहार का बेटा कहा जाता है, बिहार का सपूत कहा जाता है, और मैं तो समझती हूँ कि बिहार का बेटा तो वो थे ही, बिहार के सपूत थे, लेकिन महाराष्ट्र जैसे स्टेट में भी, महाराष्ट्र जैसी, मुंबई जैसी फिल्म नगरी में भी उन्होंने बहुत अपनी अच्छी छाप एक छोड़ी थी, और यहाँ पर भी अनगिनत उनके फ़ैन थे। साथ ही साथ कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं, युवा जो पीढ़ी है, उनमें इनकी जो फॉलोइंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त फॉलोइंग है। तो उनके साथ जो घटना हुई, एग्जैक्ट घटना क्या हुई है आज तक भी हम में से किसी को नहीं पता, क्योंकि वैसे कोई अभी इन्वेस्टिगेशंस की हमारे सामने कोई रिपोर्ट अभी नहीं आई है। हाँ, लेकिन ये अंदेशा ऐसा है कि भाई इन्होंने सुसाइड किया है, और ये पूरा जो है ये नेपोटिज्म की वजह से हुआ है, या भाई भतीजावाद जिसको बोलते हैं, इसकी वजह से हुआ है। ये एक अंदेशा आम मीडिया में या आम लोगों में ये बात हो रही है। इसी के साथ साथ एक सर्कस की तरह मीडिया में ये जो विषय है ये बहुत ज़्यादा उछाला गया। साथ ही साथ फिल्मी जगत के बाहर के छोटे मोटे बड़े सभी कलाकारों ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी, अपनी संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त की। ट्विटर पे उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने अपना शोक व्यक्त किया। कुछ लोगों ने असली शोक व्यक्त किया है, कुछ लोगों ने नाम के लिए किया है, जो भी है। तो आइए आज इसको एक विश्लेषण के साथ हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो नेपोटिज्म या परिवारवाद या भाई भतीजावाद, ये सिर्फ फिल्मों में है, ये तो गलत है। मैं समझती हूँ थोड़ा नज़र उठा के, बहुत ध्यान से, बारीकी से सब जगह देखिए तो ये आपको हर घर में नज़र आएगा, ये आपको हर गली में नज़र आएगा, ये आपको हर शहर में नज़र आएगा, ये आपको हर स्टेट में नज़र आएगा, ये आपको हर फील्ड में नज़र आएगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फिल्मी जगत में आपको देखने मिलेगा, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये टीवी जगत में आपको देखने मिलेगा, नहीं। ये जो फिनोमिनन है, ये जो चीज़ है, ये जो बीमारी है, ये एक कीड़े की तरह आपको हर फील्ड में नज़र आएगी। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी पॉलिटिकल परिवारवाद से, या राजनीति में आपने कई बार आपने देखा है कि वंशवाद जो है वो सब जगह पर है, भाई भतीजावाद जो है वो फेमस यहीं से हुआ है। और आप अगर एक कार्यकर्ता हो राजनीति में, आपने थोड़ा भी अगर काम किया है तो आपको मालूम है कि आपने कितनी भी मेहनत की है तो आपको नगर सेवक, पार्षद, सांसद, एमएलए, एमपी, ये टिकट मिलना जो है, आपने 20 साल भी अगर काम किया है तो ये नामुमकिन होता है। क्यों? क्योंकि बहुत बार जो ऑलरेडी एमएलए या एमपी है तो उनके कैंडिडेट, उनके परिवार के सदस्य, इनको कई बार जो है प्राधान्य दिया जाता है। लेकिन ये बहुत गिने चुने लोगों में हमने देखा है। पूरे भारतवर्ष में अगर आज की तारीख में 550 के करीब अगर जो है एमपी है, और हर स्टेट में एक अंदाजन 250 से 300 या कम ज़्यादा जो है अगर एमएलए है,
तो अब बहुत अच्छे से आप स्टडी करेंगे अगर, तो इसमें बहुत कम लोग जो है वो परिवारवाद जिसको बोलते हैं या भाई भतीजावाद जो है वहाँ पर हमको देखने मिलता है। उसमें भी ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि अगर किसी का चाचा बहुत बड़ा लीडर है और बहुत फेमस है तो उसके परिवार के बाकी जो लोग हैं जिनको टिकट आसानी से मिला तो वो भी बड़े नेता बन गए, ऐसा बहुत कम आपको देखने मिलेगा। और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत ही बड़े बड़े जो परिवार है कि जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं लोग, जहाँ पर मंत्री बन चुके हैं, तो उनके घरों में टिकट दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी उनके जो वंशज है, उनके जो हेयर है, तो वो अच्छे लीडर बन गए या उनका नाम हो गया, ऐसा हमने बहुत कम, बहुत रेयर हमने देखा है। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि एक तरफ है नेपोटिज्म या परिवारवाद, दूसरी तरफ मैं टैलेंट के ऊपर जोर देना चाहती हूँ कि आपने ये भी देखा होगा, बहुत रिसेंट टाइम में भी देखा होगा, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, कन्हैया कुमार जी, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल, ये सारे के सारे जो है अपने काम के बल पर, ये तुरंत परिवारवाद से नहीं, ये अपने बल पर, अपने टैलेंट के ऊपर बहुत जल्दी से उभर कर बाहर आए और लोगों के दिलों में इन्होंने, करोड़ों लोगों के दिलों में इन्होंने जगह बनाई। साथ ही आज की तारीख में इनका लोहा हर कोई मानता है और ये बड़े से बड़े इलेक्शन में जो है ये बहुत बड़े चेंजेस कर सकते हैं, अपने स्टेट पर ही नहीं, स्टेट में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में। ये हमने देखा, और ये किसी परिवार से नहीं आए, ये किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आए। बहुत सारे पॉलिटिकल बैकग्राउंड में जहाँ पर नेता थे, उनके बेटे बेटियों को जब नेता बनाने की कोशिश हुई वो बुरी तरह फेल हुए। ऐसे ही बहुत ही एकदम नॉर्मल बैकग्राउंड से, जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, ऐसे लोग उभर कर बड़े नेता बने हैं। तो चांस हर एक को है जिसके पास टैलेंट है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप कहीं से भी उभर के बाहर आ सकते हो। जैसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई टैलेंटेड व्यक्ति जो होता है वो सूरज की तरह होता है। सूरज की जो रोशनी है उसको छुपाना या उसको दबा के रखना ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं। आपने हमारे जो पौराणिक कथा है उसमें भी देखा होगा कि बहुत सारे गुरु थे जिनके कोई खास शिष्य थे, जिनको उन्होंने वरदान दिए थे कि आपसे बड़े योद्धा कोई नहीं होंगे। उसके बाद भी ऐसे लोग आए हैं कि जो उनसे भी अच्छा कर गए, और फिर उनको बिठाने के लिए तो कई जगह पे हमने देखा कि उनका अंगूठा काट कर लिया गया है। मैं नाम कोई भी नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन ये इस तरह जब हुआ है, जब ये होता है, इसको बोलते हैं नेपोटिज्म। कि आप अपने लोगों को अगर बचाने के लिए या उनको प्रमोट करने के लिए, जब टैलेंटेड लोगों को या जो अच्छे कार्यकर्ता है या जो सच में टैलेंटेड है उनको दबाने की कोशिश करते हो, उनको ख़त्म करने की जब कोशिश करते हो, तब वहाँ पर नेपोटिज्म कहा जाता है। तब उसको कहा जाता है कि ये शोषण हुआ है, ये एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। तो ये सिर्फ एक इंडस्ट्री में नहीं होता, ये सब जगह होता है। ये एजुकेशन फील्ड में भी आपको दिखेगा। कई बार आपने देखा है कि बहुत सारे स्कूल कॉलेज जो लोग चलाते हैं तो उनके ही बेटे पोते बहू ये सब जो है उसके बाद उसको चलाने लगते हैं। पॉलिटिकल में भी ऐसा ही, इंडस्ट्रीज में भी ऐसा है। ये सब जगह होता है, हर जगह में ये आपको नजर आएगा। आँख उठा कर देखो, वहाँ पर ये आपको दिखाएगा। इसके बावजूद, सारी दुनिया की ताकत लगाने के बाद भी, जिस व्यक्ति में टैलेंट है, जिस व्यक्ति में वो क्षमता है, उसको दबाना जो है वो किसी के लिए पॉसिबल नहीं। जैसे मैंने फिर से कह रही हूँ कि सूरज की अगर रोशनी है तो दुनिया भर के ग्रह अगर कोशिश कर ले तो भी उसकी रोशनी को वो दबा नहीं सकते। उसी तरह टैलेंटेड व्यक्ति अगर है, वो किसी भी फील्ड में हो, वो किसी भी परिवार से हो, वो कहीं से भी हो, उसको दबाना जो है वो आसान नहीं है। वो उसका टैलेंट कहीं ना कहीं से उभर के निकलेगा। अभी कुछ पिछले हफ्ते में ही एमपीएससी और यूपीएससी के जो एग्ज़ाम है, इनके रिजल्ट आज आए हैं। उसमें आपको देखने मिलेगा कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो बच्चे हैं वो आज तहसीलदार बन गए, वो आज कलेक्टर बन गए हैं। वो किसी फैमिली बैकग्राउंड से ऐसे नहीं कि जहाँ पर इस तरह का कोई भी फुटेज था या इस तरह का कोई भी गाइडेंस उनको था, कुछ भी नहीं था। तो मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में हिम्मत है, अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा आप में अगर है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कुछ समय तक देर हो सकती है, कुछ समय तक विलंब हो सकता है, लेकिन आपको दबाना जो है वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा ऐसे लोगों के लिए। और आपने देखा है कि ऐसे सारे नेता या ऐसे सारे जो लोग हैं जिन्होंने वंशवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म के चलते बहुत सारे लोगों के पत्ते कट किए या उनको दबाने की कोशिश की, कालांतर में ये सब जो है धूल चट गए, या इन सब का जो है नामो निशान आज कहीं नहीं है। ये तो क्या बात है, मैं तो बता रही हूँ कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसने पूरी दुनिया को जीता था, तो आज उसका भी नामो निशान नहीं है, ये बात है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया में इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है
कि ये फिल्मी जगत में ही हो रहा है या टीवी जगत में हो रहा है, ये तो ये बहुत ही गलत धारणा है। सब जगह पर है, ये हर जगह में ये हो रहा है, जहाँ देखो ये वहाँ दिखेगा। इसके बावजूद मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर आप टैलेंटेड है, आप में क्षमता है, आप में कुछ कर गुजरने की अगर हिम्मत है, आप में वो जिगर है, वो कलेजा है, तो आप हर चीज़ को, हर रुकावट को पार करके आप आगे बढ़ सकते हो। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। फिल्मी जगत में आज के समय में जो टारगेट पर है वो है करण जौहर, सलमान खान और एकता कपूर। मेरा फिल्मी जगत से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं डिस्क्लेमर पहले ही देना चाहती हूँ। ना मैं फिल्मी हूँ, ना मुझे फिल्में देखने का मुझे शौक है, ना टीवी देखकर फालतू टाइम पास करने वाला टाइम भी मेरे पास है। लेकिन फिर भी आज इस विषय को लेते हुए, इस पूरे चीज़ का रिसर्च करके, स्टडी करके मैं बात करना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा करण जौहर जो डायरेक्टर है, एकता कपूर जो है प्रोड्यूसर, इनको ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट आज किस लिए किया जाता है? हर आदमी जो है कहीं से भी कोने से उठकर उनको अटैक कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? इस फिनोमिनन को बोलते हैं होमोफोबिया या होमोफोबिक। क्योंकि क्या होता है, इन लोगों के बारे में आम ये बात है कि भी इनका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है ये कुछ और है, कि कोई व्यक्ति गे है या कोई व्यक्ति लेस्बियन है या इसी तरह की बातें। इससे क्या होता है, जो हमारे जैसे स्ट्रेट लोग हैं, स्ट्रेट या बोलते हैं जिसको नॉर्मल हेट्रोसेक्सुअल जो लोग हैं, तो इन लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते या इन लोगों को हम गिराना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे समाज को ये समझने की ज़रूरत है कि आज की तारीख में पूरे जग में इस तरह के कानून बन गए हैं, हमारे देश में भी इस तरह के कानून बने हैं कि जहाँ पर हर व्यक्ति को अपने राइट से, अपनी ड्यूटी से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, हर व्यक्ति अपना धर्म, अपना लैंग्वेज, अपने बारे में जो डिसीजन है वो खुद ले सकता है। और सेक्सुअलिटी जो है वो बहुत बेसिक इनबॉर्न चीज़ होती है, तो उसमें हर व्यक्ति अपने मर्जी से, वो गे हो सकता है, वो लेस्बियन हो सकते हैं, वो एसेक्सुअल हो सकते हैं, वो बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, फिर वो ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, वो पॉलीएमरस हो सकते हैं, वो यूनिएमरस हो सकते हैं, वो यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। इसमें से कोई भी जो है हर व्यक्ति अपने मन से हो सकता है। सबसे पहले हमारे दिल से ये बात हमको निकालनी पड़ेगी कि ये व्यक्ति अगर गे है या ये व्यक्ति अगर लेस्बियन है तो ये गलत है। क्योंकि जिस तरह हम और आप जन्म से ही स्ट्रेट है या जन्म से ही हम हेट्रोसेक्सुअल है, वैसे ही इन लोगों में भी जन्म से ही ये जो चीज़ है ये वहाँ पर है। तो इसको हम कब तक दबाएंगे? और जब संविधान भी आज इनको मान रहा है, इनको ये लिबर्टी दिए, तो इन बातों को लेके बार बार टारगेट करना मैं समझती हूँ ये बहुत ही गलत बात है और ये बहुत ही नीच हरकत है। क्योंकि आप उस व्यक्ति की हर क्वालिटी को नीचे गिराकर, हर क्वालिटी को नज़रअंदाज कर कर उनकी सेक्सुअल प्रेफरेंस को जो है टारगेट करना चाहते हैं। ये बहुत ही गलत सोच है और ये बहुत ही नैरो माइंडेड वे ऑफ थिंकिंग है। करण जौहर के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, मैं कोई उनकी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन एक उनकी मैंने स्टडी कर ली कि उनका क्या था, हिज वे ऑफ फंक्शनिंग, हिज लाइन ऑफ डेवलपमेंट, किस तरह उन्होंने अपना करियर बनाया। ये उस समय डायरेक्शन में आए जब इनके पिताजी गुजर चुके थे। इन्होंने एक पिक्चर बनाने की सोची, इनको कोई भी हीरो इनके साथ काम करना नहीं चाहता था उस समय में। ये हर दरवाजे पर गए काम के लिए, आखिर में शाहरुख खान जैसे व्यक्ति ने, जो खुद फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, नेपोटिज्म में नहीं है, उसने इसको सिंपैथी में, दया से इनका एक पिक्चर कर लिया, कुछ कुछ होता है। फिर उस पिक्चर के बदौलत इन्होंने अपना पूरा करियर बनाया और ये हिट पर हिट देते रहे और इन्होंने आज एक बहुत अच्छा बॉडी ऑफ वर्क किया। बहुत लोगों का इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि ये सिर्फ फिल्मी परिवार के बच्चों को काम पे लेते हैं, जो ये गलत है। क्योंकि फिल्मी परिवार के कुछ लोगों को इन्होंने जब लिया तो बहुत सारे आउटसाइडर जो लोग हैं उनको डायरेक्टर बनने का इन्होंने अपने प्रोडक्शन में मौका दिया। साथ ही बहुत ही ऐसे लोग जिनको कोई नहीं जानता था, इनको उन्होंने अपने पिक्चरों में मेन रोल्स दिए, मेन सपोर्टिंग रोल। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, बिग बॉस अभी जिन्होंने देखा है सबको मालूम है कि उसमें सिद्धार्थ शुक्ला जो अभी बिग बॉस का सीज़न जो है 13 इसको जीता है उन्होंने, और आज वो इस देश में सबसे फेमस लोगों में उनकी गिनती होती है। दुनिया में भी सबसे फेमस जो है ट्विटर पे ट्रेंडिंग या इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग जो है उनका नाम है। तो जब वो बिग बॉस में नहीं आए थे, फेमस नहीं हुए थे, बहुत कम लोग उनको जानते थे, उस समय भी करण जौहर ने अपने पिक्चर हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में उनको मेन रोल दिया, वरुण धवन और आलिया के ऑपोजिट। ये बहुत बड़ा स्टेप उस समय था, उनके पास बहुत ऑप्शन थे लेकिन उन्होंने उनको दिया और बहुत ही अच्छा उनका लॉन्च उन्होंने किया।
तो इसलिए हम लोगों को जब हम किसी भी तरह का अटैक जब करते हैं तो प्रॉपर अपने पास अगर उसके प्रूफ है, अगर प्रॉपर हमारे पास ये, तो हमको करना चाहिए। एंड ये होता है कि किसी ने अगर 20-25 साल काम किया है, उसको एक लाइन से, एक ट्विटर से, एक सेंटेंस से उसकी इज्जत को गिराना, उसको डिस्ट्रॉय करना, ये जो मेंटालिटी है, ये जो मॉब मेंटालिटी है, ये मॉब लिंचिंग से कम नहीं है। और ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। जो आज उनके साथ हो रही है वो कल हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। दूसरा नाम है एकता कपूर का। एकता कपूर के लिए बोला जाता है, और इन दोनों के लिए भी ये बात बोली जा रही है कि इनको पद्मश्री देने की क्या ज़रूरत है। मैं बताना चाह रही हूँ कि इनको पद्मश्री देने की ज़रूरत क्या है। कभी एकता कपूर जो है वो एक स्त्री है। बहुत कम उम्र में उन्होंने फिल्मों में नहीं काम किया, उन्होंने टीवी सीरियल्स बनाना चालू किया। उसमें कोई भी सीरियल में उन्होंने खुद काम नहीं किया, अपने परिवार में से किसी को भी उन्होंने नहीं लिया। लेकिन आप तो जानते ही हैं, अगर आप वीटी स्टेशन में अगर गए हो, CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जहाँ पर है, जिसको पहले वीटी बोलते थे, अगर आप वहाँ जाते हो सुबह तो हज़ारों लाखों की संख्या में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल, अलग अलग हिस्सों से, जम्मू कश्मीर से लाखों यंग जो लोग हैं, युवा जो है, लड़के लड़कियां घर से भागकर, घर छोड़कर, घर से परमिशन लेकर उतर के आते हैं फिल्मों में हीरो या हीरोइन बनने के लिए। इनमें से हज़ारों लोगों को एकता कपूर ने अपने सीरियल में जगह दी। इन सब को उन्होंने रातों रात स्टार बनाया। इन सब के लाखों लोगों के पेट जो है उनके ऊपर चल रहे हैं। कि बार बार ये कहा जा रहा है कि भी इनको पद्मश्री देने की ज़रूरत क्या है। भी इन्होंने क्या किया, मैं आपको बता रही हूँ। एकता कपूर ने आज की तारीख में उनके सीरियल के माध्यम से हमको आज जो काम कर रहा है ऐसा एक केंद्रीय मंत्री हमको दिया है। स्मृति ईरानी जी को तो आप जानते ही हैं। स्मृति ईरानी जी एकता कपूर की सीरियल जो थी सास भी कबू बहू थी, उसमें वो लॉन्च हुई और उन्होंने इतना अच्छे से उनका कैरेक्टर बनाया, उनको इतना अच्छे से उन्होंने तैयार किया कि वहाँ से जो है वो आज केंद्रीय मंत्री बन गई है। वहाँ से उनको पॉपुलैरिटी मिली, उनको वहाँ से उठाया गया और नेता बनाया गया। साथ ही स्मृति ईरानी जी का अगर हम भाषण सुनते हैं तो हमको बहुत ही प्रभावी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। वो सारी डायलॉग डिलीवरी जो है उन्होंने एकता कपूर के टीवी सीरियल्स में उन्होंने सीखी। आप ध्यान से देख लो कोई भी सीरियल। उसके पहले स्मृति ईरानी जी का सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी योगदान नहीं था। पूरा उनका उस लेवल पे करियर जीरो था। तो अगर एकता कपूर अपने सीरियल से हमको केंद्रीय मंत्री दे सकती है, लाखों लोगों का पेट भर सकती है, लाखों लोगों को रास्ते से उठाकर स्टार बना सकती है, तो पद्मश्री उनको बनता है। और वो भी ऐसे इंडस्ट्री में जहाँ पर पुरुष प्रधान जो वेटेज है वो वहाँ पर आपको दिखाई देता है। फिल्मी प्रोडक्शन लाइन में या टेलीविजन प्रोडक्शन लाइन में बहुत उंगलियों में गिनने जैसे फीमेल्स जो है डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर है। ऐसे जगह में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करके बेहतरीन से बेहतरीन हम लोगों को स्टार्स आज दिए हुए हैं। साथ ही इनको नाम रखने वाले या इनको चैलेंज करने वाले लोग कौन हैं? इनको नाम रखने वाले, इनको चैलेंज करने वाले वो लोग हैं जो ब्लैकमेल का धंधा करते हैं, जो एक्सटॉर्शन के काम करते हैं, जिन्होंने ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन से पैसा बनाया है और उन पैसे से उन्होंने इंपोर्टेड गाड़ियाँ ली, जैसे कि BMW, जैसे कि मर्सिडीज, और उन गाड़ियों में बैठकर वो लाइव वीडियो करते हैं और ऐसे लोगों को चैलेंज करते हैं और उनके ऊपर उंगलियाँ उठाते हैं। एकता कपूर का ये जो रिसेंट आर्मी वाला जो विवाद है, ये बहुत ज़्यादा उसको पकाया गया, इसको भुनाया गया, आज भी चल रहा है, चलते रहेगा। लेकिन इसके पहले मैंने हज़ारों ऐसे वेब सीरीज़ देखे, हज़ारों ऐसे पिक्चर देखे कि जहाँ पर आर्मी वालों को बैड लाइट में दिखाया गया। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अक्षय कुमार और इलियाना डिक्रूज की एक पिक्चर बहुत रिसेंटली लास्ट ईयर ही शायद आई थी, उसमें भी सेम ऐसे था कि जहाँ पर ही इज़ गोइंग आउट फॉर हिज ड्यूटी एंड देन द वाइफ इज़, जो बीवी है उसका कहीं और चक्कर चल रहा है, इस तरह। वो ही नहीं, हमने और भी बहुत सारी जगह में इस तरह की चीज़ें देखी, लेकिन उनके ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि उनका ब्रांडिंग सही है। अक्षय कुमार को आप देखो, बहुत ही अच्छा वो ब्रांडिंग अपना करके चलते हैं, इसलिए उनको क्वेश्चन पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो लोग अपना सेक्सुअलिटी जो है उसको मुंह पर बता रहे हैं, बहुत सारे हज़ारों लोग हैं जो अपनी सेक्सुअलिटी आज छुपा रहे हैं क्योंकि उनको समाज का डर है। बहुत कम लोग हैं जो डेयरिंग से बाहर आ रहे हैं, उसमें भी हिम्मत लगती है, बहुत हिम्मत लगती है। और हमारे जैसे समाज में सामने बाहर आके कहना कि मैं गे हूँ या मैं लेस्बियन हूँ, ये बहुत डेयरिंग की बात होगी, क्योंकि समाज का देखने का जो दृष्टिकोण है ना वो अलग है। तो ऐसे समय में उनको अटैक करना, उनके गोद लिए हुए बच्चों को अटैक करना, ये कहा कि इंसानियत है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वो भी ऐसे लोग, इनको
आज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जिन्होंने एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल के पैसे से अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई और ऐसी गाड़ियों में बैठकर, BMW जैसी गाड़ियाँ जो ऐसे तरीके से उन्होंने कमाई, उसमें से वो लाइव वीडियो बनाते हैं और इनसे सवाल पूछते हैं। और इन लोगों ने अपना करियर कैसे बनाया? इन लोगों ने अपना करियर बनाया है पाकिस्तान की जो लोग हैं उनकी माँ बहनों को गालियाँ देकर। अब वहाँ पर उनकी इज्जत का हो गया फालूदा, उनको पाकिस्तानी आप खड़ा नहीं कर रहे, तो अब वो इस देश में जितनी भी माँ बहन है उनको लाइन से अटैक कर रहे हैं और सेम भाषा जो है, सेम गालियाँ जो है वो उनको भी दे रहे हैं। और यही उनका करियर है। समाज कार्य नाम की कोई चीज़ नहीं है, यही करियर है। इसी की रोटी वो खाएंगे, इसी का बटर चिकन बना के वो खाएंगे, ये बात है। तो ऐसे लोगों को कितना इंपॉर्टेंस देना है ये आपको और मुझे सोचना पड़ेगा। साथ ही साथ मीडिया में बहुत सारे और लोग भी हैं जिन्होंने इस बारे में प्रतिक्रिया दी, जैसे कि डायरेक्टर अभिनव कश्यप, जिन्होंने दबंग जो फर्स्ट पिक्चर है उसका डायरेक्शन किया। उन्होंने सलमान खान को ले लिया कि वो ऐसी बात होगी जैसे बहती गंगा में हाथ धो लो। सलमान खान जो है नंबर 1 स्टार है आज की तारीख में, और लॉकडाउन के समय में और किसी भी समय में उनका जो काम है चैरिटी का, उसमें लाखों करोड़ों लोग हैं। आप कहीं भी अगर हो इस देश में, किसी भी शहर में हो, किसी भी मोहल्ले में हो, उस मोहल्ले में आपको एक तो व्यक्ति ऐसा मिलेगा ही कि जिसको सलमान खान फाउंडेशन ने मदद की है। मुझे मिले हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अभी एकदम रिमोट ग्रामीण जगह पे जब मैं गई हूँ तो एक बार एक ऑटो चालक मुझे मिला जिसका बच्चा उसमें साथ में था और जिसको कान में वो जो हियरिंग एड जो है वो लगा हुआ था। तो उसने बोला मुझे चलते चलते कि मैडम, सलमान खान जो है उसने इसका पूरा खर्चा किया है, इसका ऑपरेशन किया है, इसको हियरिंग एड दिए और लगभग 5 लाख से 6 लाख तक जो खर्चा है वो उनको दिया गया है। उस पर्सन का फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी लेना देना नहीं था। अभिनव कश्यप जो है, उनके भाई जो है अनुराग कश्यप, वो डायरेक्टर है फिल्मों में, बहुत सारी पिक्चर बनाते हैं, करण जौहर के अच्छे दोस्त भी है। बहुत सारे वो लोग टुगेदर मतलब साथ में सीरीज या मूवीज बनाते हैं। उनके सगे भाई ने उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी, लेकिन सलमान खान के घर में खुद 3 डायरेक्टर थे मौजूद, फिर भी उन्होंने उनको अपॉर्चुनिटी दी। उनको एक A लिस्ट प्रोडक्शन में एक पिक्चर उन्होंने दी, एज अ डायरेक्टर उनको साइन किया और खुद वो A लिस्ट में नंबर 1 एक्टर थे। उन्होंने उस मूवी में काम किया, वो पिक्चर सुपर हिट हो गई। उसके बाद उन्होंने उनको मौका नहीं दिया। तो ये कैसा न्याय है कि उनको कंटिन्यू उसी डायरेक्टर को लेना है, कंटिन्यू उसी को काम देना है। और भी बहुत लोग हैं ना मार्केट में जिनको काम की ज़रूरत है, जिनको काम देना ज़रूरी है। तो ये जो है क्या बोलते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोकर जिसको जिसको लेना है उसको ले लो, इस तरह का एक मेंटालिटी चल रहा है। साथ में अभी मैं आपको बताना चाह रही हूँ सोनू निगम के बारे में। सोनू निगम जो है बहुत अच्छे सिंगर थे, बहुत सारे उनके गाने बहुत लोकप्रिय है। हम भी बहुत उनको मतलब उनके गानों को पसंद करते थे। मैंने तो बचपन से लेके अब तक उनके हज़ारों गाने मैंने सुन लिए, बहुत अच्छे गाने सुन लिए। और उनको शुरुआती दौर में सपोर्ट किया टी सीरीज़ कंपनी है, जो गुलशन कुमार जी जो थे उन्होंने उनको सपोर्ट किया। गुलशन कुमार जी ने उनको सपोर्ट दिए, उनको सैकड़ों गाने दिए। अनुराधा पौडवाल जी ने उनको सपोर्ट किया, उनको बहुत सारा काम दिया। उसके बाद गुलशन कुमार जी के मृत्यु के बाद भूषण कुमार जो है, जो उनके बेटे हैं, जिन्होंने खुद धीरे धीरे बिजनेस संभाला, उसको नई ऊंचाइयों पर लेकर गए, उन्होंने भी उनको बहुत सारा काम दिया। और आज उनके बारे में ये बोल रहे हैं कि भाई ये मेरे पास आए थे, ये बोल रहे कि भाई मुझे अबू सलीम से बचाओ। इससे ये नहीं दिखता है कि उनका किसी से कोई कनेक्शन है, इससे ये दिखता है कि भाई आपका अंडरवर्ल्ड से कुछ कनेक्शन है, जो आपके पास वो आए मदद के लिए और उनको आपसे एक थ्रेट लगा। और सोनू जी, आपको हज़ारों गाने उन्होंने दिए और कितना काम हो देंगे। आप अकेले सिंगर नहीं है, कोई भी सिंगर या कोई भी एक्टर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक शेल्फ लाइफ होती है। कोई हीरोइन भी अगर है तो 10 साल उसकी लाइफ होती है, कोई हीरो भी अगर है तो उसकी एक पर्टिकुलर लाइफ होगी। हज़ारों हीरो ऐसे आए और गए, बहुत कम है गिने चुने जो है जो लॉन्ग लाइफ या लॉन्ग देर तक, बोलते हैं ना लंबी रेस के घोड़े बहुत कम होते हैं, बाकी जो है धीरे धीरे जो है लाइन से निकल जाते हैं। सोनू निगम जी को टी सीरीज़ ने लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी दी, उनको कंटिन्यू गाने दिए, तो हमेशा आप ही को वो लेंगे ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। क्योंकि टी सीरीज़ वो कंपनी है जिसने जितने भी आप सिंगिंग शोज़ देखते हैं टीवी पर, सारेगामा हो, इंडियन आइडल हो, जिसमें जितने भी सिंगिंग स्टार्स निकलते हैं उसमें से, उन सबको उन्होंने ब्रेक दिया हुआ है। वो सब जो है उनके परिवार से कोई उनका लेना देना नहीं है।
तो मार्केट में जहाँ पर इतना टैलेंट है, 138 करोड़ की लोक संख्या में जहाँ पर टैलेंट की भरमार है, तो सबको मौका मिलना चाहिए ना। आपको थोड़ी कोई गोद ले लेगा कि आपको कंटिन्यू काम देना है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कुमार सानू जी है, बहुत ही प्रसिद्ध गायक, बहुत ही अच्छी आवाज़ और बेहतरीन सिंगर। एक दौर था जब उनके गाने के सिवा इंडस्ट्री चलती नहीं थी। एक समय ऐसा आया कि जब उनको काम मिलना कम हुआ, तब वो उस समय में आपकी तरह वो बैठ के रोते नहीं रहे। उन्होंने उस समय में बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ऐसे सभी भाषाओं की फिल्म इंडस्ट्री में जिधर उनको काम मिले उन्होंने वो काम किया और लगभग 16,000 से 20,000 तक के गाने उन्होंने गाए और मैं समझती हूँ सैकड़ों भाषाओं में उन्होंने गाने गाए। तो ये होती है जिद, ये होती है मेहनत। आप घर में बैठकर बोलोगे कि नहीं इन्होंने ही मुझे काम देना चाहिए, इन्होंने मुझे बर्बाद किया, भाई उन्होंने बनाया भी आपको इन्होंने ही। साथ ही साथ कुछ और भी लोग हैं जो आज इस मसले पर अपना बयानबाजी कर रहे हैं। एक नाम है कंगना रनौत जी। कंगना रनौत एक महिला होते हुए एक बहुत ही बड़ी फाइटर है। आज एक महिला होते हुए हमारे जैसी बहुत सारी महिलाएं उनसे प्रेरणा लेंगी। फिल्म इंडस्ट्री जैसे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में उन्होंने अपनी जगह बनाई, सही को सही कहा, गलत को गलत कहा। उनको सपोर्ट नहीं करने वाले इस देश में आपको ढूंढने से भी लोग नहीं मिलेंगे। उनको जो ऑपोजिशन होगी वो फिल्म इंडस्ट्री में होगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज कंगना रनौत इज सो टैलेंटेड, इतना टैलेंटेड वो है कि दुनिया भर के लोग उनको दबाएंगे तो भी लोग उनको जाकर फिल्म थिएटर में देखेंगे। लोग जाएंगे और उनकी फिल्मों को देखेंगे और उनसे प्यार करेंगे, भले ही उनसे बड़ी से बड़ी गलतियां हो जाए, छोटी से छोटी गलतियां हो जाए, वो कुछ भी बोले, क्योंकि उनका काम जो है वो उनकी यूएसपी है, उनका काम जो है वो उनकी ताकत है। इसलिए उनकी फैन फॉलोइंग कभी कम नहीं होगी। साथ ही साथ ऐसे और भी लोग हैं। एक इसमें इसी में है महेश भट्ट जी का नाम आ रहा है बहुत, कि महेश भट्ट जी जो है वो कहीं ना कहीं उनका कुछ रोल है सुशांत सिंह राजपूत जो है उनके साथ जो हुआ है उस बारे में। अभी महेश भट्ट जी के लिए मैं कुछ भी बोलना अपना, मैं ये सोचूंगी कि मेरी इज्जत इसमें कम होगी, क्योंकि इस व्यक्ति का जो रिकॉर्ड है ये जग जाहिर है। ये इस लेवल का नीच आदमी है कि जिसने अपने बेटी तक को भी नहीं छोड़ा। और ये महेश भट्ट की बात नहीं है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि महेश भट्ट जैसे आपके आसपास भी बहुत सारे मिलेंगे आपको, बुजुर्ग और क्या बोलते हैं ना, बूढ़े व्यक्ति, 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के, जो अपनी बेटी और बहुओं को भी नहीं छोड़ते और जो अपने बेटी से भी कम उम्र की जो लड़कियां हैं उनके जीवन को बर्बाद करते हैं और उनको उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। ये हर फील्ड में आपको दिखेंगे, ये एजुकेशन फील्ड में आपको दिखेंगे, ये इंडस्ट्री में आपको दिखाई देंगे, ये आईटी कंपनीज में आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे जो नीच व्यक्ति है इनके ऊपर वर्स्ट से वर्स्ट जो एक्शन है, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट जो एक्शन है वो लिए जाने चाहिए। लेकिन इनके पास अनुभव इतना होता है, अनुभव उनका 70-80 साल का अनुभव होता है, तो उनको सब पैतरे मालूम होते हैं, उनको वो सब तरीके मालूम रहते हैं कि किस तरह लड़कियों को मजबूर किया जा सकता है, किस तरह उनका शोषण किया जा सकता है, किस तरह उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, किस तरह उनकी आवाज़ को दबाया जा सकता है। और बहुत बार इनको जो है पुलिस और कोर्ट कचहरी जो है वो इनकी पैसे के दम पे ये उन चीज़ों को खरीद लेते हैं और उसमें से निकल जाते हैं। तो ऐसे नीच लोगों को ढूंढ कर जो है इनका पर्दाफाश करना चाहिए, इनको बाजार में नंगा करना चाहिए, मैं ये कहती हूँ। दूसरा है, कुछ और लोग भी हैं जिसमें अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बहुत सारे लोग देते जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब फिर से वही है कि अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में जज्बा है कुछ कर गुजरने की, अगर आप में वो स्पिरिट है कि चलो कुछ तूफानी करते हैं, तो बम्बई में आपको, मुंबई में कोई चीज़ दबा नहीं सकती। अभी नेपोटिज्म की जहाँ पर बात आ रही है, मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा नेपोटिज्म या परिवारवाद, वंशवाद, फेवरेटिज्म या इन सब चीज़ों की जो सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर असर हुआ है या जो इसके शिकार बने, वो है महाराष्ट्र के मूल निवासी मराठी जो लोग हैं, मराठी मेरे भाई बहन जो है, वो सबसे ज़्यादा इसके शिकार हुए। क्योंकि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनने वाली जो फिल्म इंडस्ट्री है वो महाराष्ट्र में है, लेकिन गिनती में 2-4 लोग ही ऐसे मराठी हैं कि जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। उसके बाद भी मराठी जो व्यक्ति है, मराठी जो भाई है, मराठी जो बहन है, वो रोते पीटते नहीं बैठे ना, उन्होंने अपनी जान दी है। उन्होंने जहाँ उनको काम मिला, थिएटर है तो थिएटर में किया है, फिल्म है तो फिल्म किया है, मराठी इंडस्ट्री में मिल रहा है तो वहाँ पर काम किया है, और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, उन्होंने ये टॉलरेट किया, अपनी बाहें उन्होंने फैलाई इस देश के हर कोने से आने वाले टैलेंट के लिए। आप ये समझिए ना, अभी कितने सारी पिक्चर है
कितने सारे मूवीज़ हैं जिसमें लीड रोल में मराठी आपको नज़र आते हैं, बहुत कम, गिने चुने। जैसे भूमि पेडनेकर है। भूमि पेडनेकर इज़ अ वेरी ऑर्डिनरी लुकिंग पर्सन, लेकिन पिछले साल में लगभग हर पिक्चर में वो नज़र आई, हर दूसरे पिक्चर में वो नज़र आई। तो अगर आप में टैलेंट है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर है, उसके बावजूद मराठी व्यक्ति जो है उसको मौका बहुत कम यहाँ पर मिलता है। जो मराठी जो लोग हैं उनको या तो स्टंट्स में यूज़ किया जा रहा है, उनको जूनियर आर्टिस्ट में यूज़ किया जा रहा है, उनको बाकी सब छोटे छोटे कामों में यूज़ किया जा रहा है, लेकिन मेन लीड जो है, मेन ये, और ये कंपटीशन जो है उनको सिर्फ यहाँ पर देखना पड़ रहा है। आप अगर यूपी बिहार में चले जाते हो, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप जाओगे तो आपको सारे भोजपुरी स्टार मिलेंगे, लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर बाहें खोलकर हर किस्म के लोगों को यहाँ पर अलाउ किया गया है, और आपको दिखेगा कि वो साइड में रहकर काम कर रहे हैं और आप बाहर से आने वाले जितने भी स्टार हैं उनको यहाँ पर बढ़ के ऊपर होने दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल शाहरुख खान है। शाहरुख खान दिल्ली से यहाँ पर आए, बम्बई जैसी जगह में वो प्लेटफॉर्म पर सोए हैं, और आज की तारीख में बम्बई के सबसे महंगे एरिया में, बांद्रा जैसी जगह में, मन्नत जैसा उनका विशाल घर है जिसको लाखों लोग जाकर देखते हैं। ये होती है सक्सेस, ये होती है मेहनत, कि जहाँ पर उस व्यक्ति ने 30 साल मेहनत की है लगातार और अपनी जगह उसने बना कर रखी है। अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो आपको कोई चीज़ नहीं है जो नहीं। कपिल शर्मा जो है उनकी बात मैं करना चाहती हूँ, द कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा जो है वो भी बम्बई में ऐसे अमृतसर से आए और उन्होंने बहुत मेहनत करके अपना शो उन्होंने बनाना है। बनाने के बाद उन्होंने पूरे देश के और देश के बाहर के भी हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों का दिल उन्होंने जीता। लेकिन यहाँ पर नेपोटिज्म कहाँ आता है मैं आपको बता रही हूँ। कपिल शर्मा जी को हर चीज़ बम्बई से मिली, हर चीज़ मुंबई से मिली, सपोर्ट यहाँ से मिला, फिल्म के जो स्टूडियो के सेट है वो यहाँ से मिले, लोगों का सपोर्ट यहाँ से मिला, सब कुछ यहाँ से मिला उनको। उसके बावजूद उनके शो में उन्होंने मराठी लोगों को बहुत कम अपॉर्चुनिटी दी। पूरे शो में ऑडियंस से लेके जो एक्टर्स है, जज है, हर व्यक्ति जो है वो उन्होंने पंजाब से लाया है। अपने दोस्तों को उठा के उन्होंने लाया शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। म्यूज़िक, इवन म्यूज़िक जो बज रहा है वहाँ पर, उसके लिए भी उन्होंने पंजाब से अपने दोस्तों को लाया। तो महाराष्ट्र में इन सब चीज़ों की कमी है। महाराष्ट्र इंडस्ट्री में, मराठी इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो एक से एक एक्टर आपको दिखेंगे, एक से एक दिखने में भी सुंदर, काम में भी सुंदर, जैसे सुबोध भावे, सोनाली कुलकर्णी, सई तामनकर, ऐसे हज़ारों स्टार्स है जो काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी इन्होंने अपनी आस अपनी नहीं छोड़ी, अपनी आशा इन्होंने नहीं छोड़ी। ये अपना काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, ये कहीं निराश नहीं हो रहे, ये कोई दरवाज़ा नहीं खटखटा रहे, ये कुछ भी नहीं कर रहे। पॉलिटिक्स में आपको बता रही, नेपोटिज्म जो है या ये फेवरेटिज्म जो है, ये कुछ देर तक चलेगी, कुछ लोगों के लिए कुछ देर तक चलेगी, बट समय के साथ पब्लिक जो है, ये जनता सब जानती है, जनता की आवाज़ पर, जनता की पसंद पर दुनिया चलती है। और अपना तो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर तो नेता भी जो है पब्लिक की मर्जी से बैठते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि पब्लिक में अगर आपका काम है, अगर लोग आपका काम समझ रहे हैं, उसको पसंद करें, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हिला सकती। सुशांत सिंह राजपूत आज अगर होते तो वो आज से 20 साल भी और काम करते, 30 साल भी काम करते, तो इनको दुनिया की कोई ताकत यहाँ पर हिला नहीं सकती, क्योंकि बहुत कम समय में उतने लेवल का टैलेंट जो है वो लोगों ने देखा। और कॉलेज के जो बच्चे हैं, युवा जो है, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उनको सिर्फ बिहार के लोग पसंद नहीं कर रहे थे, उनको हर जगह के लोग उनको पसंद कर रहे थे। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोगों को अपने आप को थोड़ा संभाल कर, अपनी हिम्मत जो है, अपना जो टैलेंट है, उसके ऊपर यकीन करके हमको कदम आगे रखने चाहिए। मुझे भी जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग मिले कि जिन्होंने मुझे दबाने की कोशिश की, जिन्होंने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की, जिन्होंने मेरा नामो निशान तक मिटाने की कोशिश की। लेकिन ऐसे समय में अगर आपके पास टैलेंट है, ये बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप आगे बढ़ सकते हो। अभी मैं तो समझो जहाँ से आई हूँ, तो मेरे फादर तो जब मैं स्कूल में थे उनका एक्सीडेंट हो गया है। वहाँ से पूरा जीवन का सफ़र जो है वो अपने टैलेंट के बेस पर, अपने एजुकेशन के बेस पर, अपने डेयरिंग की बेस पर मैंने कोशिश की है हर फील्ड में काम करने की। और हर जगह में कंपटीशन मिलती है, हर जगह में नेपोटिज्म मिला है, पार्शियलिटी हमने देखी है, फेवरेटिज्म देखा है, सब कुछ देखा है। उन सब के ऊपर अगर आप टैलेंटेड है, अगर आप में डेयरिंग है, अगर आप में हिम्मत है और आप में पेशेंस है, तो आप आगे बढ़ सकते हो। आपको कोई ताकत जो है वो छू नहीं सकेगी, आपको कोई चीज़ जो है वो गिरा नहीं सकेगी। तो मैं आपसे फिर से ये कहना चाहूँगी, जितने भी लोग आज मुझे देख रहे हैं, अपने आप पर यकीन कीजिए, अपने टैलेंट पर यकीन कीजिए। दुनिया भर की नेपोटिज्म अगर हो रही है, फेवरेटिज्म अगर हो रही है, अगर परिवारवाद हो रहा है, भाई भतीजावाद हो रहा है,
वंशवाद हो रहा है, ये कुछ भी हो जाएगा तो भी अपना टाइम आएगा, आपका समय डेफिनेटली आएगा। लेकिन वहाँ तक टिकने की हिम्मत तो आपको अपने में होनी चाहिए। समय जो है वो हर किसी का कभी ऊपर कभी नीचे होता है। ऐसा कोई चीज मार्केट नहीं है, ऐसा कोई फील्ड नहीं है कि वहाँ पर हर समय आप ऊपर होगे। जैसे समुद्र की लहरें होती है, आपने देखी है ना, समुद्र की लहरें भी जब ऊपर जाती है तो उनको नीचे आना है, नीचे आई तो फिर उनको ऊपर जाना है, ऊपर गई फिर नीचे आना है। ये तो जीवन की रीत है ना, ये जीवन की बहुत बहुत बड़ी ये चीज़ है समझने वाली बात, कि अगर आप ऊपर गए हो तो आपको नीचे आना पड़ेगा, आप नीचे फिर से आप ऊपर जा सकते हो, उससे भी ऊपर जा सकते हो ना। तो ये हिम्मत अपने में होनी चाहिए। दुनिया भर की नेपोटिज्म और परिवारवाद, वंशवाद आप देख रहे हो, उस तरफ आंखें अपनी बंद कर लीजिए। अगर आप में ताकत है, आप में वो जज्बा है, कुछ करने की हिम्मत है, कुछ तूफानी कर गुजरने की हिम्मत है, जीवन में लोगों के ऊपर आप अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, आप कुछ नाम बनाना चाहते हैं, शोहरत बनाए, तो लगे रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, अपने एफर्ट डालते रहिए, आपको रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। समय लगेगा, देर हो सकती है, कुछ लोगों को कामयाबी जल्दी मिलती है, कुछ लोगों को विलम्ब से मिलती है, लेकिन मिलती सबको है। अगर आप हिम्मत कर रहे हो, और महाराष्ट्र जैसी जगह में तो अगर आप आए हो, महाराष्ट्र में आप रोड पर भी अगर खड़े हो कोई चीज़ बेचने के लिए, तो आप 2 रोटी कमा सकते हो, आप अपना घर बना सकते हो, आप कामयाब हो सकते हो। हिम्मत चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, लगे रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ आपने उम्मीद छोड़ी, जहाँ आपने आपकी आशा छोड़ दी, तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। अगर आप समुद्र में हो, आप नदी में हो, आप डूब रहे हो, जब तक आप आवाज़ नहीं लगाओगे, आप कोशिश नहीं करोगे खुद को बचाने की, तो आपको कौन बचाएगा। पानी का तो, समुद्र का तो ये उसकी नियति है कि वो आपको नीचे खींच लेगी, लेकिन आपने अगर किसी को इशारा किया है, अगर आपने किसी को पुकारा, तो ही आपको मदद मिलेगी ना। अगर आपको कहीं भी इस तरह का कोई मेंटल बॉदरेशन है, कहीं डिप्रेशन है, या आप नेपोटिज्म के शिकार हो रहे हो, तो मदद मांगिए। आसपास देखिए, आपको अगर आपको गिराने वाले 4 लोग मिले, तो आपको हाथ देने वाले भी 10 हाथ आपको मिलेंगे। कोशिश तो कीजिए, कोशिश कीजिए। 4 लोगों से आपकी दुनिया नहीं हो सकती, या गिन के 10 लोग जो है वो आपकी दुनिया नहीं मिटा सकते। इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों में आपको 10-15 लोग तो मिलेंगे जो आपके साथ होंगे या जो आपकी मदद करेंगे। कोशिश करते रहिए, कोशिश करते। हर व्यक्ति हमारी मदद करे ये ज़रूरी नहीं है, और हर परिवार में भी ऐसे ही हम देखते हैं। अगर एक परिवार में भी अगर 4-5 बच्चे हैं, तो हर बच्चे को सेम टाइप की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, सेम प्यार भी नहीं होता। कोई माँ का लाडला होता है, कोई अपने पिता की लाडली होती है, ये हम देखते हैं। उसके बावजूद भी हर व्यक्ति का जो सफ़र है वो तय है। हर व्यक्ति जो है, कितने भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो, उसकी डेवलपमेंट वो होनी है, और आपके नसीब में जो लिखा है वो कोई आपसे नहीं छीन सकता है। आपके हाथों के लकीरों में जो लिखा है, दुनिया की कोई ताकत इन लकीरों को नहीं मिटा सकेगी। अगर आप में वो जज्बा है, आप में वो हिम्मत है, आपको 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, लेकिन कामयाब होंगे। ये जज्बा आपको रखना है, ये उम्मीद आपको रखनी है। उम्मीद जहाँ आपने छोड़ी, आपने सब कुछ छोड़ दिया। जैसे किसी ने कहा ना, द वेव्स आर ऑलवेज इन फेवर ऑफ द एबल नेविगेटर, यानी कि जैसे जो नैया चलाते हैं, बोट चलाते हैं, तो तूफान आता है, हवाएं आती है, तो जो अपनी नैया या अपनी जो बोट है उसको चलाने में कुशल नहीं अगर है, या कुशलता से नहीं चला रहे, तो उसकी जो बोट है, उसकी जो नैया है वो डूबेगी। लेकिन जो अच्छा नाविक है, जो अच्छा अपने काम में अच्छा है, तो उसको हवाएं भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तूफान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो उसमें से उबर सकता है, वो अपनी नैया को उस पार लगा सकता है। तो ये आज के इसमें मैं ये सबक देना चाहती हूँ उन सब लोगों को जो मीडिया का ये सर्कस कर रहे हैं, जो किसी की मौत का सर्कस बनाकर अपने आप के लिए फेम बनाना चाहते हैं। उन सब लोगों को पब्लिक माफ़ नहीं करेगी, और ना पब्लिक आपको याद रखेगी, ना आपकी बातों से पब्लिक की ओपिनियन चेंज होगी। आपको जो करना है आप करो, आपकी 4 दिन की चांदनी है। आपका जो ये मोमेंट ऑफ फेम है, इट इज़ जस्ट 15 सेकेंड्स ऑफ फेम, आप उसको ले लीजिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। क्योंकि पब्लिक जो है वो जिसको पसंद करना है उसको पसंद करेगी, जिसको नहीं पसंद करना है वो किसी भी परिवार से आया हो उसको पब्लिक गिरा के पटक देगी और धूल में मिटा देगी। तो ध्यान रखिए, कोशिश करिए, इन सब चीज़ों को छोड़िए। जो चीज़ें न्यूज़पेपर में चल रही है, जो टीवी में चल रही है, उनको चलने दीजिए। आप अपनी मेहनत से लगे रहिए, आप अपनी मेहनत पे कायम रहिए, आप अपने जो भी महत्वाकांक्षा आपने ली है, छोटी है बड़ी है, उस पर बने रहिए, कोशिश करिए, करते रहिए। कम से कम 2-4 चीज़ें ट्राई करिए, कोई एक ही चीज़ ट्राई मत करिए कभी भी। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई भी चीज़ लाइफ में आप अगर सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, तो कुछ बैकअप भी रखिए,
कुछ और भी सोचिए कि अगर ये नहीं चल रहा तो बैकअप में दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर वो एक ही चीज़ है तो मार्केट से कम ज़्यादा जब होता है तो वो चीज़ आपकी डूब सकती है। अगर आपने बैकअप में कुछ और रखा है तो आपको, अगर ये डूब रहा है तो भी वो आपका चलेगा। तो इतना तो आपको समझना है। क्या बोलते हैं, जैसे एक ही टोकरी में आपको सारे फल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि उसमें एक खराब फल अगर होगा तो आपकी टोकरी के सारे फल खराब हो जाएंगे। 2-4 टोकरी लीजिए, अलग अलग चीज़ें करिए, ट्राई तो करिए, सीखिए। क्या होगा, आप हार भी गए, अगर आप गिर भी गए तो भी आप सीखेंगे ना। लेकिन जो बार बार गिरकर उठकर खड़ा होगा ना, वही जीतेगा। मैं भी ज़िंदगी में बहुत बार गिराई गई हूँ, बहुत जगह पर लोगों ने गिराने की कोशिश की है। जिनको बहुत नज़दीक मैंने समझा, उन सब लोगों से मैंने धोखा खाया है। बिजनेस में भी ऐसे लोगों पर जिनके ऊपर मैंने भरोसा किया है, उन्होंने मुझे धोखा दिया, मुझे मिसगाइड भी किया। बहुत नज़दीक की, जिनको हम नज़दीक समझ रहे थे, उन सब लोगों ने हमें गिराने की पूरी कोशिश की है। उसके बाद भी 100 बार आप गिरिए, आप धूल चाटिए, लेकिन उठिए, उठकर खड़िए। यू हैव टू राइज लाइक द फीनिक्स। अगर आप उठकर खड़े होने की हिम्मत रख रहे हो तो आपको गिराने वाले थक जाएंगे, लेकिन आपको उठता हुआ देखकर वो खुद गिरेंगे। ऐसा दिन भी आएगा। तो ऐसा दिन लाने के लिए तो आपको रहना है ना, उतनी हिम्मत तो आपको करनी है। तो मौत कभी भी किसी भी चीज़ का जवाब नहीं हो सकता है। कठिन से कठिन परिस्थिति अगर आ जाती है, बड़ी से बड़ी बात अगर हो जाती है, तो आप देखिए, सपोर्ट ढूंढिए, आप किसी से बात करिए। एकदम अजनबी लोगों से भी आप मदद मांग सकते हैं। 10 में से 2 लोग तो आपको मदद करेंगे। और आप अगर महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में तो रैंडम आप 10 लोगों से मदद मांगो ना, उसमें 1-2 जो लोग हैं वो आपको मदद डेफिनेटली करेंगे। पक्का है, मुझे ये यकीन है। मुझे अपने मराठी भाई बहनों पर इतना मुझे यकीन है। तो प्लीज़, अगर आप यहाँ पर हैं, कोई काम है, आप निराश मत होइए। किसी भी खतरे में आप अगर है, किसी भी तरह का धोखा आपको हो रहा है, अगर आप निराश हो गए हो, आपको लग रहा है कि नहीं, आप जीने का कोई मतलब नहीं है, तो मुझ जैसे लोगों से मिलने की कोशिश करिए। मेरे जैसे और भी बहुत सारे हैं जो आपकी मदद करेंगे। आप हाथ बढ़ाइए, 2 कदम बढ़ाइए, तभी तो वो आपको मदद कर पाएंगे। मन में मत रखिए। अगर आपने मन में रखा है और उस बात को लेकर आप बैठे हो, तो इससे कुछ भी हल नहीं निकलेगा। हर चीज़ का हल निकल सकता है, हर चीज़ का समाधान निकल सकता है, लेकिन उसको ढूंढना तो पड़ेगा ना। आप सिर्फ ढूंढिए, आपको अच्छे लोग मिलेंगे। 4 बुरे लोगों में आपको 10 लोग अच्छे मिलेंगे, ये मैं आज आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। दोस्तों, बहुत मन से ये कहना चाहती हूँ मैं कि सेफ रहिए, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क पहनना ना भूलिए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम लोग यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेशन लेंगे जिसमें जनता दरबार में जनता की समस्याएं हम लेंगे। तो बहुत सारे ऐसे समस्याएं आई है जो इनको हम अगले हफ्ते में एक सीरीज़ में लेंगे, लाइव सेशन में लेंगे या फेस टू फेस इंटरव्यू में। अगर आपके जानकारी में भी कोई ऐसे लोग हैं कि जिनको आपको लगता है कि जनता दरबार में जिनको दिखाना चाहिए या लोगों ने इनके बारे में जानना चाहिए, इन्होंने सच में कुछ अच्छा किया है, तो उसकी जानकारी मुझे दीजिए। मैं कोशिश करूँगी उनके ऊपर रिसर्च करके उनको पब्लिक में फेम जो भी थोड़ा बहुत दिला सकते हैं या पब्लिक उनके बारे में जान सकते हैं, इस बारे में कोशिश मैं डेफिनेटली करूँगी। तो दोस्तों, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और सेफ रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। बहुत जल्दी मिलेंगे।